Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the National Research Foundation. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। यूनियन कैबिनेट ने एक नया बिल अप्रूव किया है, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। इस बिल के हिसाब से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और इसका काम होगा हमारे देश के अंदर साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना। हाई लेवल स्ट्रैटेजिक साइंटिफिक रिसर्च को हमारे देश के अंदर प्रमोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और जब भारत सरकार ने ऐसा बिल रखा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन ही जाएगी। सो दिस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल सी ग्रोथ एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉस्टर ए कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। हमारे देश के अंदर रिसर्च का या इनोवेशन का उतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है नहीं, जितना आप देखेंगे जर्मनी में, जापान में, उस तरीके का कल्चर हमारे देश में नहीं है। साउथ कोरिया में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है R&D का, हमारे देश के अंदर नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल वर्क इन दिस डायरेक्शन। इट विल ट्राई टू प्रमोट R&D, एट द सेम टाइम इट विल ट्राई टू ब्रिंग अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन आवर कंट्री। पहले इसी तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, उसको अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर सब्ज्यूम कर दिया जाएगा। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को अब जिम्मेदारी दी गई है पूरे देश के अंदर साइंस एंड टेक एज वेल एज रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए और एक इनोवेटिव कल्चर बनाने के लिए। फंडिंग पैटर्न ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका किस तरीके का फंडिंग पैटर्न रहेगा वो भी ज़रा देखिए। 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 साल में, 50,000 करोड़ 2023 से 2028 के बीच में। हर साल 10,000 करोड़ का इन्फ्यूजन भारत सरकार करेगी, तो भारत सरकार की तरफ से 50,000 करोड़ आएंगे आने वाले 5 सालों में। उसके अलावा 36,000 करोड़ इज एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेशन एंड रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री। तो ये जो NRF लाया जा रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जा रहा है, ये भारत सरकार लेकर के आ रही है आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम मेनी such committees and reports who have been suggesting such reforms or such institution in our country. For example, National Education Policy 2020 में ऐसी बात की गई है कि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो देश के अंदर इनोवेशन का कल्चर को प्रमोट करे। दैट कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने इस पर हाईलाइट किया है इस इशू को। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ साफ बताया कि हमारे देश के अंदर जो हमारा R&D पे खर्च है दैट इज़ वेरी लेस। यू सी, इफ़ यू कंपेयर आवर इकोनॉमी इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक चाइना, US, इसराइल, तो हम अपनी GDP का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। ये हाईलाइट किया इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने। और ये जो 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं हम अपने GDP का, दैट ऑल्सो इज़ मेनली कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो R&D पे खर्च होने वाले पैसे हैं वो मेनली जाते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को, अलग अलग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और रिसर्च स्कॉलर्स का मेन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर केसेस में, आई एम नॉट पुटिंग इन अ कंप्लीट ब्लैंकेट फॉर्मेट, बट ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2020 कहता है कि भारत सरकार ज़्यादातर खर्च करती रही है हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक तो हमारा ओवरऑल खर्च कम हम करते हैं R&D के ऊपर, ओनली 0.7% ऑफ द GDP हम खर्च करते हैं R&D के ऊपर, और जो खर्च किया जाता है वो भी मेनली भारत सरकार की तरफ से आता है। और भारत सरकार के खर्चे जो हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर होते हैं। और रिसर्च स्कॉलर्स, सरकारी रिसर्च स्कॉलर्स का मेन गोल जो होता है वो R&D पे कम और सरकारी नौकरी या सरकारी प्रोफेसर बन जाना ज़्यादा होता है, ऐसा लिखता है इकोनॉमिक सर्वे 2020 में। और जिस कारण से हमारे देश के अंदर R&D का कल्चर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जब खर्च करते हैं R&D के ऊपर तो उनका मुख्य गोल होता है कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी को ले आना जिसको वो बाद में मोनेटाइज कर पाए। बट सरकार जब खर्च करती है तो फिर उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो इस कल्चर को बदलने की बात की इकोनॉमिक सर्वे 2020 ने। ऐसी ही बात की नीति आयोग की इनोवेशन रिपोर्ट ने,
जब उन्होंने कहा कि वी नीड टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नीति आयोग की इस इनोवेशन रिपोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को अपना R&D पे जो मौजूदा खर्च है 0.7% ऑफ GDP, उसको बढ़ा करके 2% के आसपास तक लाने की कोशिश करनी चाहिए। The next article is about PM Pranam scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। काफ़ी important स्कीम है। भारत सरकार ने, न्यूज़ देखिए, करंट न्यूज़, भारत सरकार ने एक नया स्कीम अप्रूव किया है जिसका नाम है PM प्रणाम स्कीम। इसका पूरा नाम आप समझेंगे तो अपने आप इसका काम भी समझ जाएंगे। प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। नाम से आपको समझ आ रहा है कि एक्सेसिव जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसका इस्तेमाल कम किया जाए और ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने पे फोकस किया जाए अंडर PM प्रणाम स्कीम। दैट इज़ द गोल। अभी ये ज़रूरी क्यों है? तो कई सारे मामलों के या कई सारे पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी है। अगर फिस्कल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो फर्टिलाइज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी में खर्च करती है भारत सरकार। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन अ सब्सिडी बर्डन ऑफ अबाउट ₹2.25 लाख करोड़ इन 2022-23 विच इज़ 39% हाइयर दैन द प्रीवियस ईयर। तो 1.62 लाख करोड़ से बढ़ा करके 2.25 लाख करोड़, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है सब्सिडी के ऊपर। हम लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। और अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करें, तो हमारा एक्सेसिव जो सब्सिडी के ऊपर खर्च होता है वो कम किया जा सकता है। तो बेहतर फिस्कल प्लानिंग के लिए सब PM प्रणाम स्कीम लाया गया है। उसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। एक तो ये बात हो गई फिस्कल प्रूडेंस की बात हो गई, दूसरी बात है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। यूरिया के अंदर बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है। वैसे तो देखिए हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर्स को लेकर के दो मोटी मोटी पॉलिसीज़ हैं। यूरिया बेस्ड फर्टिलाइज़र के लिए अलग पॉलिसी है, वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। उसमें सरल भाषा में कहे तो कंट्रोल्ड प्राइसिंग स्कीम जो यूरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है भारत सरकार। उसके अलावा जो बाकी सारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए जो स्कीम का नाम है वो है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। उसमें रिलेटिवली उतना सब्सिडी नहीं मिलता है जितना यूरिया पे मिलता है। तो यूरिया पे एक्सेसिवली सब्सिडाइज करके उसका प्राइस बहुत कम करा गया है। तो उस कारण से हमारे फार्मर्स यूरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे। और बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करने के कारण हो क्या रहा है कि आइडियल NPK का रेशियो यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो सॉइल के अंदर होना चाहिए 4:2:1, लेकिन एक्सेसिव यूरिया के इस्तेमाल के कारण बहुत सारे जगहों पे NPK रेशियो हैज़ मूव्ड अप टू 10:2:1, यानी कि नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है N, क्योंकि यूरिया में मेनली नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है सॉइल के अंदर एंड दैट इज़ लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी ऑफ द सॉइल। तो मुद्दा ये है कि क्यों ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र स्कीम लाया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा जो तरीके हैं उससे फर्टिलाइज़र सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो रहा है विच इज़ नॉट अ फिजिकली प्रूडेंट अप्रोच। उसके अलावा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, इसलिए लाया गया है ये PM प्रणाम स्कीम। PM प्रणाम स्कीम की खासियत क्या है? इसमें कोई बजटरी एलोकेशन नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि PM प्रणाम स्कीम के लिए कोई नया फंड दिया गया है। तो इसमें फ़ंड कहाँ से आएगा? इसमें फ़ंड आएगा बाय सेविंग ऑन द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि असम सरकार को भारत सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए दिए गए फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब अगर असम सरकार 5,000 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए बचा पाती है, यानी कि किसानों को इनकरेज कर पाती है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना करें, कम करें, जिस कारण से असम सरकार को 5,000 करोड़ जो उनको मिले थे केमिकल फर्टिलाइजर्स के सब्सिडी के तौर पे, अगर उनको 5,000 खर्च ना करना पड़े, सिर्फ 3,000 से काम चल जाए, तो जो बचा हुआ 2,000 करोड़ रुपया है जो उनको मिला था असम सरकार को केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए, उस 2,000 करोड़ का वो इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने के लिए अंडर PM प्रणाम स्कीम। तो बेसिकली देयर विल बी नो सेपरेट बजटरी एलोकेशन। सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी will be used
under PM Pranam scheme. So the 50% subsidy savings will be passed as a grant to the state, and 70% of the grants provided under the scheme shall be used for asset creation and related to technological adoption of alternative fertilizer. तो ये एक मज़ेदार बात है, आप पैसा बचाइए और जितना पैसा बचाएंगे उसका 50% आपको दे दिया जाएगा ग्रांट के तौर पे। जितना भी पैसा आपके पास आएगा उसका 70% आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करना है, ताकि ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स की को प्रमोट किया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से खर्च किया जाएगा, तो गोबर गैस प्लांट बनाए जा सकते हैं गांव-गांव में, जिससे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हो। और रिमेनिंग 30% ऑफ द ग्रांट मनी शैल बी यूज्ड फॉर इंसेंटिवाइजिंग फार्मर्स, पंचायत एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टू रिड्यूस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ PM प्रणाम स्कीम। दूसरा, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है, IFMS सिस्टम, जिसके अंतर्गत डाटा अवेलेबल रहेगा विथ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। दिस विल बी अ डैशबोर्ड, IFMS is a dashboard which will give a real time data about use of fertilizer and different kind of fertilizers in different parts of the country. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मीजो पीस अकॉर्ड एनिवर्सरी एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मिजोरम के अंदर पीस अकॉर्ड साइन किया गया था 1986 में ऑन 30 जून, यानी कि आज का दिन 1986 में पीस अकॉर्ड साइन किया गया था। तो मिजोरम की इंसर्जेंसी को उस पीस अकॉर्ड की मदद से ख़त्म किया गया था। आज उसकी एनिवर्सरी है, जिस कारण से आर्टिकल आया है। तो ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं कि मिजोरम के अंदर इंसर्जेंसी की क्या हिस्ट्री रही है। तो मिजोरम वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ असम एंड देन इट वॉज गिवन स्टेटहुड इन द ईयर 1987। बट स्टेटहुड मिलने से पहले मिजोरम के अंदर मिलिटेंसी का प्रॉब्लम, यानी कि इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखा गया, और उसके पीछे मुख्य कारण है मौतम फैमाइन। मौतम फैमाइन जो मिजोरम के अंदर स्टार्ट हुआ 1958-59 में, उसमें कई सारे लोगों की डेथ हुई और भारत सरकार कुछ खास कर नहीं पाई in order to alleviate the problems of the people of Mizoram during this मौतम फमाइन, जिस कारण से मिजोरम के लोगों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट के। व्हेन वी वर अंडर सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर अस। जबकि रियलिटी है कि बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ एंड कनेक्टिविटी इशूज़ भारत सरकार बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाई। बट ये जो मौतम फमाइन आया 1958-59 में, उस टाइम में लोकल मीजोज लोगों के बीच में एक फ्रस्ट्रेशन की भावना आई, एक डिसइंचेंटमेंट एंड एलियनेशन की भावना आई फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, एंड देन इंसर्जेंसी स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ MNF, द लोकल ऑर्गेनाइजेशन मिजो नेशनल फ्रंट स्टार्टेड इंसर्जेंसी हुज लीडर वाज लाल डेंगा। और 20 साल तक ये इंसर्जेंसी चली, 1966 से लेकर के 1986 में जब पीस अकॉर्ड साइन किया गया 30 जून 1986 को, उसके बाद जाकर के इंसर्जेंसी ख़त्म हुई। तो मौतम फमाइन के बारे में ज़रा जान लेते हैं। इन 1959 मिजो हिल्स वे डिवास्टेड बाई अ ग्रेट फमाइन नोन एज मौतम फमाइन। क्या होता है मौतम? तो बेसिकली मौतम इज एसोसिएटेड विद द बैम्बूज। अभी बैम्बू के जो फ्लावर्स हैं दैट लीड टू राइज इन पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि आफ्टर ईटिंग अप द बैम्बू सीड्स द रैट टर्न्ड टूवर्ड्स crops and infested the huts and houses and became plague to the villages। क्या मतलब है इसका? देखिए, बैम्बू का प्रोडक्शन हुआ काफ़ी सारा एंड मौतम होता है बेसिकली फ्लावरिंग ऑफ बैम्बूज। तो ये नेचुरल तरीके से बहुत सारे बैम्बूज का ग्रोथ हुआ, उनके फ्लावरिंग काफ़ी सारी हुई। अब ये सुन करके तो अच्छी बात लगेगी आपको, लेकिन वो बैम्बू फ्लावर्स को खाने के लिए बहुत सारे रैट्स आए, और उन रैट्स ने बैम्बू फ्लावर्स को खाने के बाद they started to multiply their numbers because it provided them a conducive condition for reproduction। और इस तरीके से रैट्स की नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एंड आफ्टर ईटिंग दिस फ्लावरिंग बैम्बूज और मौतम दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स अदर क्रॉप्स एंड दे अटैक्ड अदर क्रॉप्स ऑफ द फार्मर्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ रैट पॉपुलेशन दैट लेड टू स्प्रेड ऑफ प्लेग इन मिजोरम विलेजेज ऑल्सो, दैट लेड टू अ लॉट ऑफ डिवास्टेशन ऑफ लाइफ एज वेल एज क्रॉप्स। और वैसे हालत में भारत सरकार कुछ कर नहीं पाई। लेकिन
जब इंसर्जेंसी शुरू हुई 1966 में, उसके बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे पीस प्रोसेस स्टार्ट किया, नेगोशिएशन स्टार्ट किया। दैट नेगोशिएशन अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू मीजो पीस अकॉर्ड दैट वाज साइंड ऑन 30 जून 1986। मीजो पीस अकॉर्ड साइन किया गया भारत सरकार और MNF, लोकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंसर्जेंसी को फ्यूल किया था, मीजो नेशनल फ्रंट के बीच में साइन किया गया। ये जो मीजो पीस अकॉर्ड है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल पीस अकॉर्ड इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये जो मीजो लीडर थे, मीजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे लाल डेंगा, ये उस टाइम में इंसर्जेंट ग्रुप को लीड कर रहे थे। उसके बाद ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द न्यूली क्रिएटेड मिजोरम, और उसके बाद उन्होंने कई सारे डेवलपमेंटल काम भी किए। तो वंस ही वाज एन इंसर्जेंट लीडर, लेटर ऑन ही बिकेम ए वेरी पॉपुलर प्रोमिनेंट लीडर एंड बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ द फेडरेटेड स्टेट इन 1986-87। ये जो मीजो अकॉर्ड साइन किया गया, इससे फुल स्टेटहुड मिला मिजोरम को अपना हाई कोर्ट मिला। इसमें बात की गई है मीजो अकॉर्ड में प्रोटेक्शन ऑफ मीजो सोशल कस्टम्स एंड कल्चर। MNF, मीजो नेशनल फ्रंट, लेफ्ट देयर इंसर्जेंट कॉन्टैक्ट्स एंड दिस मीजो नेशनल फोरम के साथ जो अकॉर्ड साइन किया गया, मीजो पीस अकॉर्ड, दैट लेड फाउंडेशन फॉर नेगोशिएशन विथ अदर रेबल ग्रुप्स ऑल्सो, स्पेशली द नागा रेबल ग्रुप्स। The next article is about Energy Transition Index, and this topic is important from our syllabus GS Paper 3, Indian economy point of view, especially from infrastructure sector. छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। उसके अंदर वो एक इंडेक्स पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें दुनिया भर के लगभग 120 इकोनॉमीज़ को वो रैंकिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ how well they have been able to balance energy security and access with environmental sustainability and affordability। सरल भाषा में कितना बेहतर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट टू विथ लेस अमाउंट ऑफ इमिशन, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन अलॉन्ग विथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे दुनिया के देशों को रैंकिंग दी जाती है। एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, 3 फैक्टर्स। और ये रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें दुनिया के 120 देशों को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और 2023 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया को 67th रैंक दिया गया है। हाँ, इंडिया का रैंक ऐसा ही रहता है, बीच में ही रहता है। स्वीडन वॉज ऑन द टॉप, और हर बार स्वीडन टॉप में ही रहता है इन जनरल, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड नॉर्वे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड बैंक अप्रूविंग $251 million लोन फॉर हेल्थ सेक्टर ऑफ असम। And this topic is important from our syllabus GS Paper 5 Assam issues point of view। करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने $391 million का लोन अप्रूव किया है फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विसेज इन 2 स्टेट्स, आसाम एंड त्रिपुरा। उसमें से आसाम को मिलेंगे $251 million, त्रिपुरा को मिलेंगे $140 million। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, उसने ये लोन अप्रूव किया है, जिसकी मैच्योरिटी डेट होगी 10.5 years विथ 5 years ऑफ ग्रेस पीरियड। ये जो $251 million फंड मिलेगा असम सरकार को, उससे एक इनिशिएटिव शुरू की जाएगी असम में, जिसका नाम है असम स्टेट सेकेंडरी हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन, असिस्ट। ये नाम याद रखना होगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड ये प्रोजेक्ट शुरू होगा असिस्ट, जिससे हमारे स्टेट के अंदर सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे कम से कम 18 मिलियन यानी कि 18 लाख लोगों को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब वो पॉल्यूटेंट जो अपना नेचर बदलता है, ओरिजिनल स्टेट से अपने आपको फॉर्म चेंज करके फिर वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट का काम करता है। तो करेक्ट आंसर इस पर एसिटाइल नाइट्रेट। सिकल सेल डिजीज से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Twin deficit is fiscal deficit and current account deficit, so correct answer would be D. That's all from our side for today. Thanks for watching.